Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Ritu. Let's start today's medical surgical nursing questions. Question number 1 is putting eye drop in the eye of a person. This method is known as. आंखों में आई ड्रॉप डालने के मेथड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आर ए इंसफलेशन, बी इंजेक्शन, C topical or D none of the above. And the correct option is option number C, that is topical. हमारे आईज में आई मेडिकेशन या ड्रॉप डालने के मेथड को टॉपिकल एप्लीकेशन के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि किसी गुहा या क्वार्टर या फिर हम कह सकते हैं कैविटी जैसे कि हो गया ईयर कैनाल, इसमें बूंद बूंद करके जो मेडिकेशन या ड्रॉप डालते हैं उस मेथड को हम बोलेंगे इंस्टिलेशन। बूंद बूंद करके जो डालेंगे कानों में मतलब ईयर कैनाल में, उस मेथड को बोलते हैं हम इंस्टिलेशन। और इसके अलावा फूंकने के द्वारा मेडिकेशन को किसी कैविटी में पहुंचाने के मेथड को इनसफलेशन कहा जाता है, और आई बॉल में इंजेक्ट की जाने वाली ड्रग के मेथड को इंट्राऑक्यूलर मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग इज मोस्ट कॉमनली सीन इन द पेशेंट ऑफ सेंट्रली लोकेटेड पल्मोनरी ट्यूमर। एक सेंट्रली लोकेटेड पल्मोनरी ट्यूमर वाले पेशेंट में निम्न में से कौन सी मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फाइंडिंग देखने को मिलती है? ऑप्शंस आर ए कफिंग, B shoulder pain, C hemoptysis or D none of the above. And the correct option is option number A, that is coughing. Centrally located pulmonary tumor वोकल कॉर्ड के पास में पाई जाती है, जिससे अक्सर एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता रहता है। पेशेंट में अक्सर इसी कंडीशन के कारण कफिंग या वीजिंग आदि फाइंडिंग्स देखने को मिलती है। सामान्यतः जो अदर वाले ऑप्शंस हैं वो वाली जो फाइंडिंग है ऐसी कंडीशन में प्रकट नहीं होती है या देखने को नहीं मिलती है। खांसी के साथ लंग से कफ के रूप में ब्लीडिंग होना, इसको हम बोलेंगे हेमोप्टिसिस। ब्लीडिंग होना लंग से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज A nurse is preparing a patient for the nose surgery. Which of the following assessment nurse should take care of? एक नर्स एक पेशेंट को नोज सर्जरी के लिए प्रिपेयर कर रही है। नर्स को इस पेशेंट में निम्न में से कौन से असेसमेंट का आवश्यक रूप से ध्यान देना चाहिए? ऑप्शंस आर ए टू वेरीफाई द अफेक्टेड नोज साइड हैज़ बीन पैक्ड फॉर 24 hours बिफोर सर्जरी, B. To obtain informed consent with patient signature and place the form on the chart. C. Verify the patient has had NBM since midnight or at least 8 hours before surgery. Or D. None of the above. And the correct option is option number C, that is to verify the patient has had NBM since midnight or at least 8 hours before surgery. किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर से पहले पेशेंट को कम से कम 8 घंटे पहले नथिंग बाय माउथ रखा जाता है, ताकि वॉमिटिंग के कारण होने वाले एस्पिरेशन के खतरे को रोका जा सके। सामान्यतः कॉन्सेंट लेने का कार्य फिजिशियन का होता है और पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में भेजने से पूर्व नर्स के द्वारा कॉन्सेंट पेपर को कंफर्म कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ इन अ पेशेंट ग्लूकोमा इज रिमेन अनट्रीटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में अकर इन दिस पेशेंट? यदि ग्लूकोमा को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है तो निम्न में से कौन सी कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी? ऑप्शंस आर ए रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया, बी ब्लाइंडनेस, सी मायोपिया और डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्लाइंडनेस। यदि ग्लूकोमा को समय पर ट्रीट नहीं किया जाता है तो इंक्रीज्ड आईओपी के कारण रेटिनल गैंग्लियन सेल व ऑप्टिक नर्व में
एट्रोफी हो जाती है, जिससे ब्लाइंडनेस की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो रेट्रोरेंटल फाइब्रोसिस वाला ऑप्शन है वो होता है कॉम्प्लिकेशन होता है, वो मुख्यतः होता है ऑक्सीजन की अधिकता के कारण। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन आवर बॉडी द सब्सटेंस रिलीजेस एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, व्हाट इज दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड। हमारे शरीर में किसी इन्फ्लेमेशन साइट के आसपास रिलीज होने वाले सब्सटेंस को निम्न में से क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आर ए प्लाज्मीन, बी ल्यूकोसाइट्स, सी हिस्टामिन और डी स्टीरॉइड्स। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हिस्टामिन। हमारे शरीर में कोई भी एरिया में इन्फ्लेम्ड होता है तो वहाँ की कोशिकाएं प्लाज्मिन व कैनन सिस्टम को उस साइट पर एक्टिवेट कर देती है, जिसके कारण इंजर्ड या इन्फ्लेम्ड साइट पर हिस्टामिन सिक्रीट होता है। हिस्टामिन का मुख्य कार्य वस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाना होता है। उसके बाद फैगोसाइट के द्वारा वहाँ के हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट विद एड्स डिजीज गिवन द पैलिएटिव ट्रीटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस बिहाइंड दिस ट्रीटमेंट। एड्स से ग्रस्त पेशेंट को पैलिएटिव ट्रीटमेंट निम्न में से किस उद्देश्य या पर्पस के लिए दिया जाता है। ऑप्शंस आर ए टू सपोर्ट द पेशेंट सिग्निफिकेंट अदर्स, बी टू रिलीव द पेशेंट डिस्कम्फर्ट, सी टू प्रमोट द पेशेंट्स रिकवरी और डी टू रिस्टोर पेशेंट्स इम्यूनिटी। And the correct option is option number B, that is to relieve the patient's discomfort. पैलिएटिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है किसी रोग की मुक्ति ना करके उसमें आराम या रिलीफ पहुंचाने वाला जो इलाज होता है उसको हम बोलते हैं पैलिएटिव ट्रीटमेंट। ऐसे ट्रीटमेंट मुख्यतः तब दिया जाता है जब किसी डिजीज़ की क्योरिटी असंभव होती है, मतलब जब पेशेंट में रिकवरी की संभावना नहीं होती है। इस प्रकार के ट्रीटमेंट का मुख्यतः डिजीज़ को क्योर करना नहीं होता है, बल्कि उससे होने वाली केवल पीड़ा से मुक्ति प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट नर्स शुड डन बिफोर स्टार्ट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन द पेशेंट। किसी पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टार्ट करने से पहले नर्स को इनमें से कौन सा असेसमेंट आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए। ऑप्शंस आर ए वाई साइड ट्यूबिंग, B. A 20 gauge or large IV cannula, C. A patient IV line or D. None of the above. And the correct option is option number B, that is a 20 gauge or a large IV cannula. किसी पेशेंट में किसी भी प्रकार के ब्लड प्रोडक्ट को ट्रांसफ्यूज़ करने से पहले नर्स द्वारा आईवी कैन्युला की पूरी साइज़ की आवश्यकता रूप से असेस कर लिया जाना चाहिए ताकि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सही ढंग से हो सके, मतलब ट्रांसफ्यूजन के दौरान ब्लॉकेज ना हो। और ऐसी रिस्क से बचने के लिए नर्स को आईवी कैन्युला 20 गॉज से लार्ज साइज जैसे 18-16 गॉज का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज acetoacetic acid is buffered in the blood mainly through. Options are A. CO2, B. Potassium sulfate, C. Bicarbonate or D. None of the above. And the correct option is option number C, that is by bicarbonate. एक बेस को केवल एक एसिड ही बफर कर सकता है और हमारे शरीर में बाइकार्बोनेट एक मेजर बेस होता है। अतः एसिटोएसिटिक एसिड को बफर करने का कार्य मुख्यतः बाइकार्बोनेट के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा जो CO2 है वो मुख्यतः एसिडिक प्रकृति का होता है और दो एसिड कभी भी एक दूसरे को बफर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9 इज which of the following is the defined cause or the risk factor of disease scleroderma? Options are A. Increased amino acid metabolism,
B. Autoimmunity, C. Ocular motility, or D. None of the above. And the correct option is option number B, that is autoimmunity. स्क्लेरोडर्मेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन विथ थिकनिंग एंड हार्डनिंग, और स्क्लेरोडर्मा का अर्थ होता है क्रॉनिक हार्डनिंग एंड श्रिंकेज ऑफ द स्किन एंड एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। यह मुख्यतः एक ऑटो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसके प्रमुख लक्षण इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोटिक, डीजनरेटेड चेंजेस आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ पेशेंट सस्पेक्टेड विथ thrombocytopenia, which of the following laboratory test is done to confirm the thrombocytopenia other than platelet count test? एक पेशेंट में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का सस्पेक्ट डायग्नोसिस है। इस पेशेंट में प्लेटलेट काउंट टेस्ट के अलावा निम्न में से कौन से लैबोरेटरी टेस्ट के द्वारा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के डायग्नोसिस को कंफर्म किया जा सकता है? ऑप्शंस आर ए. ब्लीडिंग टाइम, बी. प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड INR, सी. कंप्लीट ब्लड काउंट, और डी. इम्यूनोग्लोबिन G लेवल। And the correct option is option number A, that is bleeding time. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के डायग्नोसिस को प्लेटलेट काउंट टेस्ट के द्वारा कंफर्म किया जाता है, लेकिन यदि यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है तो ब्लीडिंग टेस्ट के मॉनिटर मतलब ब्लीडिंग टेस्ट को मॉनिटर करके थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का डायग्नोसिस कंफर्म किया जा सकता है, क्योंकि प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्लॉटिंग प्रोसेस में महत्वपूर्ण योगदान देने का होता है। अतः प्लेटलेट काउंट में कमी होने पर ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा। Next question is, which of the following process is done to remove excess white blood cells from the blood? हमारे शरीर में ब्लड से एक्सेस वाइट ब्लड सेल निम्न में से किस प्रोसेस के द्वारा अलग या रिमूव किया जाता है? ऑप्शंस आर ए. प्लेटलेटफेरेसिस, बी. प्लाज्माफेरेसिस, सी. इरिथ्रोसाइटोफेरेसिस, और डी. ल्यूकाफेरेसिस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ल्यूकाफेरेसिस। ल्यूकाफेरेसिस का मतलब होता है ब्लड से वाइट ब्लड सेल्स का छनकर अलग करना या हटाना या रिमूव करना होता है, और ब्लड से प्लाज्मा को फिल्टर करने की प्रोसेस को प्लाज्माफेरेसिस टर्म से, जबकि आरबीसी के रिमूव करने को प्रोसेस को हम बोलेंगे इरिथ्रोसाइटोफेरेसिस, और प्लेटलेट को रिमूव करने को बोलेंगे प्लेटिडोफेरेसिस। Hey my nurses, we have come so far on this video. I hope you all liking this video. If you like it, just don't forget to click upon the like button. So back to the question. Question number 12 is, at the time of treatment of a patient with adenosonias crisis, it is most appropriate for the nurse to administer. Options are A. Dextrose 5% in half NS solution, B. Dextrose 5% in water, C. Insulin, or D. NS solution. And the correct option is option number D, that is NS solution. एडिसोनियन क्राइसिस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जो कि मुख्यतः एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी के कारण उत्पन्न होती है। जिसमें मुख्यतः पेशेंट में हाइपोएट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, शॉक आदि उत्पन्न होते हैं। मतलब ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स इसमें दिखती है। हाइपोएनेट्रीमिया की कंडीशन में पेशेंट को NS सॉल्यूशन देने से सबसे अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन माना जाता है। इसके अलावा ऐसी सिचुएशन में वैसोप्रेसिन ड्रग भी दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a patient suffering from DMI, which of the following clinical finding through which hypoglycemic reaction is seen? DMI से ग्रस्त पेशेंट में निम्न में से कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग के द्वारा हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन का पता चलता है? ऑप्शंस आर ए. मसल क्रैम्प्स, बी. एनोरेक्सिया,
C. Tremors, or D. all of the above? And the correct option is option number C, that is tremors. DM का यहाँ पे मतलब है डायबिटीज़ मेलाइटिस से, जो कि मेनली 2 टाइप्स की होती हैं. जो टाइप फर्स्ट है डायबिटीज़ मेलाइटिस का वो है IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट DM, और जो सेकेंड टाइप है वो है नॉन IDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट DM. सामान्यतः जब DM से ग्रस्त पेशेंट में हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन होती है तो पेशेंट में मुख्यतः नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, ट्रिमर्स आदि क्लिनिकल फाइंडिंग देखने को मिलती है, जबकि हॉट ड्राई स्किन वाली फाइंडिंग्स जो होती है वो हाइपरग्लाइसीमिया में होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following condition is seen after the head trauma, brain tumor, surgical removal of pituitary gland, etc. हेड ट्रॉमा, ब्रेन ट्यूमर, सर्जिकल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड आदि के उपरांत निम्न में से कौन सी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है? ऑप्शंस आर ए. डायबिटीज इंसिपिडस, बी. क्रशिंग सिंड्रोम, सी. एडिसन्स डिजीज, और डी. हाइपोथायरॉयडिज्म. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस. डायबिटीज़ इंसिपिडस का कारण अननोन होता है, लेकिन कई बार हेड ट्रॉमा, ब्रेन ट्यूमर, सर्जिकल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड आदि के कारण ADH का सिक्रीशन कम हो जाता है, जिससे यूरिन के फॉर्मेशन के दौरान वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने से पेशेंट में पॉलीयूरिया मतलब डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नर्सेस, Incision is count under which of the following types of wound? इंसिजन को निम्न में से किस प्रकार के घाव या वोंड के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शंस आर ए. ट्रॉमेटिक वुंड, बी. सर्जिकल वुंड, सी. कॉलोनाइज्ड वुंड, और डी. नन ऑफ द अबव. थिंक इट अप गाइस. I know you can do it. So comment down the answer if you know this. So the correct answer is option number B, that is surgical wound. स्किन पर सर्जिकल ब्लेड या नाइफ आदि शार्पन इंस्ट्रूमेंट से चीरा लगाने को इंसिजन कहा जाता है. इसके द्वारा बना घाव इंसाइज्ड वुंड कहलाता है, और जब यह हॉस्पिटल में किया जाता है तो इसको सर्जिकल वुंड की श्रेणी में रखा जाता है. सामान्यतः जो कॉलोनाइज्ड वुंड होता है उसका मतलब होता है अ वुंड दैट कंटेन मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्स प्रेशर सोर, और कंट्यूज्ड वुंड का मतलब होता है अ ब्रूइश मतलब नीलापन या सूजन caused by blunt object in which the skin is not broken. Question number 16 is, for the treatment of scabies, Linden drug is prescribed. The nurse reviews the patient record. Medication therapy is contraindicated if the patient is, your options are A. a 42-year-old woman, B. a 5-year-old child, C. a 52-year-old man with HT, or D. an adult client. And the correct option is option number B, that is a 5-year-old child. चिल्ड्रंस में लिंडन ड्रग स्किन से अब्जॉर्ब्ड होने पर सीजर्स आ जाते हैं. इसका प्रयोग चिल्ड्रंस में नहीं किया जाना चाहिए, मतलब बच्चों में लिंडन ड्रग के यूज़ को कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है जब तक कि दूसरी मेडिसिन से इन्फेक्शन कंट्रोल फेल नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन नर्सेस, अ पेशेंट हैज़ अ हील वॉन्ड फ्रॉम अ ट्रॉमेटिक इंजरी. A laser formed over the wound is pink, thickened, smooth and rubbery in nature. Which of the following term best describe this wound in the patient? Options are A. erosion, B. fissure, C. tear, or D. keloids. And the correct option is option number D, that is keloids. जब इंजरी, वॉन्ड
या ऑपरेशन या फिर एक्ने की हीलिंग प्रोसेस के बाद त्वचा पर रेज्ड, रेड या थिकेंड व फिल्म स्कार बन जाता है तो उसे हम किलॉइड टर्म के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसके अलावा स्टेयर का अर्थ होता है लीनियर डिप्रेशन ऑफ द स्किन और इरोजन का मतलब होता है डिप्रेस्ड वेसिकुलर लेशन तथा फीजर का अर्थ होता है क्लीवेज इन द सरफेस ऑफ द स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पिग स्किन क्राफ्ट अप्लाइड टू द बर्न्ड एरिया इज नोन एज। ऑप्शंस आर ए आइसोग्राफ्ट, बी xenograft, सी एलोग्राफ्ट और डी हीमोग्राफ्ट। And the correct option is option number B, that is xenograft. जीनोग्राफ्ट को हम हेटेरोग्राफ्ट भी कहते हैं। हेटेरोग्राफ्ट मतलब दो जातियां या स्पीशीज या किसी भिन्न जातियों की स्किन को अन्य जाति में ग्राफ्ट किया जाता है तो उसे हम बोलेंगे जीनोग्राफ्ट। इसके अलावा जब एक ही जाति के दो जीवों में एक दूसरे से या एक दूसरे के स्किन का ग्राफ्ट किया जाता है तो उसे हम बोलेंगे एलोग्राफ्ट, या फिर जब स्किन एक ही जाति के जीवों से लेने के कारण हम उसको बोल देंगे हीमोग्राफ्ट, और जब एक ही जीव के एक ऑर्गन से स्किन को हटाकर दूसरे ऑर्गन पर लगाई जाती है तो उसे हम बोलेंगे ऑटोग्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following term used to describe the fungal infection on the scalp? निम्न में से किस टर्म के द्वारा स्कैल्प पर फंगल इन्फेक्शन को वर्णित किया जा सकता है? Your options are A. Tinea capitis, B. Tinea curis, C. Tinea corporis और D. Tinea pedis. And the correct option is ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टीनिया कैपाइटिस। स्कैल्प के फंगल इन्फेक्शन को टीनिया कैपाइटिस टर्म के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा टीनिया कॉर्पोरिस टर्म का मतलब होता है फंगल इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी और टीनिया क्यूरिस टर्म का मतलब होता है फंगल इन्फेक्शन ऑफ द इनर थाई और इन्गुल क्रेसिस, तथा टीनिया पैडिस का मतलब होता है फंगल इन्फेक्शन ऑफ द फुट। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेडिकेशन फॉर गाउट डिजीज? योर ऑप्शंस आर ए मेथोट्रिजेक्ट, बी एस्पिरिन, सी डेक्स्ट्रामेथासोन और डी कॉल्चिसिन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉल्चिसिन। गाउट इलाज के लिए मुख्यतः कॉल्चिसिन ड्रग बहुत उपयोगी व प्रभावी होता है। इसके अलावा गाउट के लिए एलोप्यूरिनॉल ड्रग का भी उपयोग किया जाता है। यह यूरिक एसिड के सिंथेसिस को रोककर सीरम में यूरिक एसिड के लेवल को कम करती है। इसके अलावा मेथोट्रिजेक्ट ड्रग जो होती है वो एक एंटी कैंसरस ड्रग होती है और डेक्स्ट्रामेथासोन ड्रग एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग होती है। So nurses, that is all for today's video. If you like it, hit the like button, share and subscribe to our YouTube channel for nurses preparation. And together with keep learning, keep supporting. All the best for your upcoming exam. I'll see you tomorrow.